हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमिति को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, आप छोड़ के कहीं मत जाइएगा, ठीक है ना। त्रिकोणमिति जिन आदमियों को बहुत ही भारी लगता है ना, उनके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। हम जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी क्लास के हो, त्रिकोणमिति तो हर किसी को ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका गणित का एक बेसिक अंग है। इसके बगैर गणित में काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, त्रिकोणमिति को आप लोग लेक्चर बाय लेक्चर देखते जाइए, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है और कंसेप्ट क्लियर होने के साथ ही आपका ये बहुत ही आसान हो जाता है और गणित आपको पढ़ने में भी मन लगने लगेगा, ठीक है। सिर्फ आपको त्रिकोणमिति को अच्छे से समझना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और एक भी इसका जो वीडियो हो आपको मिस ना हो, एक भी लेक्चर मिस ना हो, इसके लिए क्या करें, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति को समझने के लिए हम समकोण त्रिभुज को समझेंगे, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति जो है सो एक आपको समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होती है। समकोण त्रिभुज का पर ही पूरा त्रिकोणमिति आधारित है, उसी पर पूरा बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो चलिए आइए समकोण त्रिभुज को समझते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। क्या बोला हमने? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। अब कहेंगे सर क्या एक से ज़्यादा 90 डिग्री नहीं हो सकती है क्या? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक कोण अगर 90 डिग्री होगी, ठीक है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर आपका एक कोण से ज़्यादा 90 डिग्री करेंगे, ठीक है ना, तो आपको याद रहे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। और कहेंगे सर हमने तो दो कोण ही 90-90 कर दिया तो दो ही मिला के 180 हो गए ना। क्या हो गए? अगर आप त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 होना चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा सपोज कीजिए दो कोण को 90 कर ले तो दो ही मिला के 180 हो गए, क्या त्रिभुज नहीं बनेंगे। यानी त्रिभुज का निर्माण संभव ही नहीं हो पाएगा अगर एक से ज़्यादा अगर आप 90 डिग्री ले लिए तो इसीलिए याद रखना है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। कितना? एक कोण, केवल एक कोण 90 होगा तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज का उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। जैसे देख लीजिए आपका ये त्रिभुज बन गया ABC। हम बिल्कुल ही बेसिक से शुरू किए हैं, ठीक है ना, आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हम देने वाले हैं। तो ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। ABC क्या है? एक त्रिभुज है। और इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर B जो है सो 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री का मतलब इस लाइन पर पूरा एडजस्ट खारा हो दूसरा लाइन तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी इस पर है नहीं पूरा खारा, तो आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो याद रहे ABC एक समकोण त्रिभुज कब कहलाएगी? जब उसका एक कोण 90 डिग्री होगा। तीनों में से कोई एक होगा, यहाँ हमने भी 90 कर लिया। अब दूसरी बात, यहाँ सबसे बड़ी बात होती है लंब आधार और कर्ण पहचानना, ठीक है ना। लंब आधार कर्ण पहचान में आ गया, त्रिकोणमिति आपको आ गया, ठीक है। मतलब बेसिक त्रिकोणमिति का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात होती है कर्ण। तो सिंपल होता है कि 90 के सामने वाला जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ 90 का सामने AC है, या ऐसे भी त्रिभुज का सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में देखिए दोनों से सबसे बड़ा यही दिख रहा है ना, AC। तो कर्ण पहचानने का दो तरीका है, या तो त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा खोज लीजिए समकोण त्रिभुज का, या 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होगा वो आपका कर्ण होगा। बेहतर यही याद रखिए कि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, याद रखिएगा। अब ये दो जो भुजाएं शेष बच गई है, एक BC और एक AB, ये दोनों में बड़ा भैया झंझट है। क्या करना है? अब कहिएगा कि भाई अब इसमें से एगो लंब होगा एगो आधार होगा, तो आप लोग जनरली क्या कहते हैं? सर ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। नीचे वाला जिसपे आधार है मतलब ये टिका हुआ है तो ये आधार हो गया और एक खारा वाला लंब हो जाता है। हम कहेंगे बिल्कुल ही ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे ये भी लंब हो सकती है और ये भी आधार हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन नहीं, यानी लंब आधार को चुनने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। वो डिपेंड करता है जो एंगल हम कौन सा चूज कर रहे हैं। सपोज कीजिए अगर ए वाला एंगल हम थीटा मान लेते हैं, थीटा हम किसको मान लेते हैं? इस एंगल को मानते हैं। अगर तो इस
एंगल के जो सामने वाली भुजा होगी ये लंब होगी, ये क्या हो जाएगी, अब लंब हो जाएगी, और ये वो जो रेस्ट बच गया वो आधार हो जाएगी। गौर से जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। लंब आधार कर्ण समझ में आ गया, त्रिकोणमिति आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल ही देखिएगा, इसी पर आधारित हम सारा त्रिकोणमिति का खेला करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। और थीटा जो देंगे वो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और एक रेस्ट जो बच जाएगा वो आपका आधार हो गया। समझ में आ गया लंब आधार कर्ण क्या होता है, ठीक है ना। हमेशा ये नहीं कि नीचे वाला ही आधार लिया जाए, एक गलत है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कर्ण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। आपको बिल्कुल हम इस वीडियो में ही याद करवा देने वाले हैं, अलग से आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। उसके बाद जो थीटा देगा वो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और एक रेस्ट जो बच गया वो आधार कहलाती है। हमने क्या कहा, स्टार मतलब इम्पोर्टेंट बातें, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, पहला बात। दूसरा बात, जो थीटा दे देंगे एंगल, वो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। एगो जो रेस्ट बच गया वो आधार कहलाती है। लंब आधार कर्ण अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसमें क्या करने हैं, याद रखना है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो एक रेस्ट बच गया आधार कहलाती है। याद हो गया ना। अब देखिए हम दूसरा फिगर में आपको समझाते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा, ठीक है। बस ये दो मंत्र सिर्फ याद रख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। चलिए, आपका एक समकोण त्रिभुज हमने ए दे दिया, ये भी आपका वही है ए बी सी। यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री है, तो कहेंगे सर बी है 90 मतलब सामने वाली भुजा ए सी कर्ण हो जाएगी। हम कहें हाँ बिल्कुल आपने सही पकड़ा, आपने सही पकड़ा, 90 है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। देखिए आपको भी आ गया। अब कहेंगे सर, हम कहते हैं कि आपसे पूछ रहे हैं जे सर इसमें, हम आपसे पूछ रहे हैं कि सर इसमें लंब क्या होगी, तो कहेगा सर यहाँ तो आपने थीटा दिया ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही पकड़े, जब तक हम थीटा नहीं देंगे लंब आधार का डिस्कस नहीं हो पाएगी। याद रखिएगा, जब कभी भी कोई पूछे जिसमें लंब कौन है और आधार कौन है, तो आप मांग कीजिए कि आप थीटा कौन सा ले रहे हैं, मतलब किस एंगल के आधार पर हम लंब चूज करें। यहाँ पर तो 90 वो तो फिक्स हो गया कर्ण के लिए, लेकिन एंगल के लिए एक ए भी हो सकता है और एक ए भी। चलिए हम यहाँ पर अब थीटा दे दिए, हम आपको यहाँ पर इस एंगल को चूज कर लिए। तब इस एंगल के आधार पर अब आपको बताना है कि लंब कौन होगा। तो बस रिजल्ट नंबर 2 क्या कहता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो थीटा एक सामने कौन हो गया, ए बी। थीटा की सामने वाली भुजा लंब मतलब ए बी का हो गया आपका लंब हो गया इस केस में, और ये नीचे वाला आपका आधार हो गया। समझ में आ गई, आपने तो स्वयं बताया तो बिल्कुल समझ में आ गई क्या कि थीटा 90 के सामने वाली कर्ण जो थीटा देंगे उसके सामने वाली लंब होगी, और जो एक रेस्ट बच गया वो आधार होगा। आ गई ना समझ में, नहीं आया। चलिए हम दूसरा फिगर से देखते हैं, 2-3 बार हर टाइप का जैसा जैसा फिगर का यहाँ पॉसिबिलिटी है हम सबको देख लेते हैं। चलिए अब आपका फिगर ए है, ठीक है ना। अब इस फिगर में आप क्या करते हैं, यहाँ पर हमने आपको इसको 90 डिग्री दे दिया और आपका त्रिभुज है ए बी सी। चलिए बता दीजिए इसमें कर्ण कौन सा है। कहेंगे सर आपने ए 90 डिग्री दिया तो 90 का सामने कौन पड़ रहा है, बी सी पड़ रहा है, मतलब ये आपका कर्ण हो गया। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, अब तो आप तेज हो गए, है ना। ए के सामने वाली भुजा जो पड़ गई वो कौन सा हो गई, कर्ण हो गई। तो आपको 90 के सामने वाली भुजा अर्थात यहाँ पर बी सी कर्ण हो गया। आप कहेंगे जरा बता दीजिए लंब हो जाएगा, लंब कौन सा होगा। तो आप कहेंगे सर आपने तो थीटा दिया ही नहीं और हमसे पूछ रहे हैं।
तो चलिए अब हम आपको थीटा ए बी दे दिए, ये आपका थीटा। अब तो बता दीजिए लंब कौन होगी। कहेंगे सर ए सी होगी, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, ए सी है, मतलब आपका ए सी जो है सो लंब हो गया। ए सी क्या हो गया, लंब हो गया। और एक जो रेस्ट बच गई, सरो तो जन्म जाते हैं, आधार बच जाती है, तो आधार हो गई आपका ये ना। तो लंब आधार कर्ण अब आपको बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी, है ना। आप खुद भी जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब है आपको आ गई अब, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज का डिस्कस मेनली हमको लंब आधार कर्ण पहचान करना होता है, ठीक है ना। तो याद रखना है इसको कि 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, ठीक है। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, बिल्कुल सही। और एक जो रेस्ट बच गया वो आधार कहलाएगी। एकदम लंब आधार कर्ण पहचान में आ गया ना। बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप किस आधार पे इसको भारी कहते हैं। इसी तरह से कंसेप्ट के साथ हम क्लियर करते जाएंगे हर एक टॉपिक को, त्रिकोणमिति को। बस वीडियो को अंत तक बना रहे और नेक्स्ट लेक्चर को भी मिस नहीं कीजिएगा, जल्दी देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये रहा लंब आधार और कर्ण। अब आप 10वां कक्षा में जो 6 चाहे बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, 10वां की जरूरी नहीं है। और यहाँ का जो त्रिकोणमिति है ये भी आपको हम कह दीजिए, आपका 10th में भी ज़रूरत पड़ेगी, 11th में भी ज़रूरत पड़ेगी, 12th में भी ज़रूरत, मतलब ये तो समझिए कि आपका गणित का देश है, इसके बगैर तो काम चल नहीं सकता। तो हम क्यों नहीं इसको इतनी अच्छा से पढ़े कि हमारा गणित ही हमारा हो जाए। तो चलिए अब आपको एक हम रिजल्ट करवा देते हैं कि आपको याद होगा कि पढ़े होइएगा कभी आप समकोण त्रिभुज के लिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। कहोगे हाँ सर ये तो पढ़े थे, तो पाइथागोरस पर मैं हम कहें हाँ बिल्कुल सही पकड़े। ये क्या है आपका, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, पाइथागोरस पर में पढ़े थे ना। तो ये भी याद रखना है, यानी कर्ण लंब और आधार चूज करने के बाद आपको इस रिलेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है समकोण त्रिभुज में। यानी ये तो समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है आपका। हम बिल्कुल बेस से स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं कि आपको पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको लंब आधार और कर्ण का पहचान करना पड़ेगा, उसके बाद इस फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी लगभग सवालों में, ठीक है। एकदम हम जीरो से शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन वर्क देखिएगा बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या देखा हमने, कर्ण का स्क्वायर ये होता है, तो यहाँ से बोलिए फाइनली एक फार्मूला हमें मिल गया, कर्ण बराबर इन्हें स्क्वायर है तो इधर हो गया रूट, मतलब रूट अंडर लंब के लिए लॉ 0 दे देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, लंब शॉर्ट में लिखिएगा, प्लस आधार को आ लिख के 0 दे देते हैं, आप आधार समझिएगा। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला हो गया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बहुत ही यूजफुल होने वाला है सब फॉर्मूला। उसी तरह से दूसरा, यहाँ से अगर लंब स्क्वायर निकालिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कर्ण स्क्वायर, आई प्लस है तो इधर आ गया माइनस आधार स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, मतलब लंब निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और एक तीसरा फॉर्मूला है आधार। अब बताइए आधार स्क्वायर क्या हो गया, ये निकालना चाह रहे थे, ये वाला लिख लीजिए कर्ण स्क्वायर, अब माइनस में ही चला जाएगा लंब स्क्वायर, हाँ, आई स्क्वायर इधर से हटाइएगा तो इधर आके रूट हो गया। यानी आपका ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा। लंब आधार कर्ण पहचानने के बाद कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, कर्ण लंब और आधार तीनों में से कोई एक, ठीक है ना। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला याद रखना है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण में प्लस, आई दोनों जो बच गया उसमें माइनस, कर्ण में से घटा लेना है दूसरा को, लंब है तो आधार घटा लीजिए, आधार है तो लंब घटा लीजिए, ठीक है। यानी ये तीनों फॉर्मूला याद कर लीजिए, बिल्कुल ही आपको ये यूज होने वाला है, ठीक है ना। और आप लोगों को तो याद ही होगा क्योंकि बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। कर्ण बराबर क्या मिला, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर,
लंब बराबर मिल गया रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर मिल गया रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए तीनों फार्मूला हमको बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये आप 3 रिजल्ट आपने पढ़ा। त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज पे रिलेटेड हमने इतना बात पढ़ लिया, और इसको तो आप बढ़िया से कर ही लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों जो फॉर्मूला है बहुत ही यूजफुल होने वाला है, आपको त्रिकोणमिति में कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको तो एनी टाइम अपने ठोरवा पर रखिए, जो कोई पूछे फट से निकाल दीजिए ना। चलिए अगला हम देखते हैं अब आपको कि अब त्रिकोणमिति में एक स्टेप हो गया ना, पहला स्टेप हो गया समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण पहचानना, उसके बाद लंब आधार और कर्ण निकालने का फॉर्मूला। अब हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ पे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को समझते हैं क्या क्या होता है, कितने होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके बाद आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज टोटल 6 होते हैं, और वही 6 जो है सो पूरा त्रिकोणमिति का खेल है। मात्र 6, 5 और 1 टोटल कितने हो गए 6। देखिए भाई ये पहला जो है आपका होता है साइन, इसका पूरा नाम है SINE, पूरा नाम क्या है साइन। दूसरा होता है कोसाइन, जरा गौर से देखिएगा। तीसरा होता है टेंजेंट, ये अंग्रेजी नेम ही है, ठीक है, हिंदी में आपको बहुत ही दिक्कत होगी, इसीलिए इसको इंग्लिश में ही याद रखनी है। ऐसे ही हिंदी इसका जया होता है, इसका कोज्या होता है, इसको स्पर्श कहते हैं, मतलब थोड़ा सा ये ऑड टाइप का लगेगा, इसीलिए आप इसको इंग्लिश में ही याद रखें। पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है साइन, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको 6 हैं, कितने हैं 6 है। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा को टेंजेंट, को और उसके बाद ही टेंजेंट, उसके बाद पांचवा सेकेंड, और छठा कोसेकेंड। बस इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ही तो पूरा त्रिकोणमिति है। इसी पर जब भी आप नाम सुनिएगा कुछ भी आएगा तो यही 6 में से किसी का नाम आएगा, अलग से इसमें कुछ नहीं आते, ठीक है। तो पहला क्या मिल गया आपको साइन मिल गया, दूसरा क्या मिल गया कोसाइन मिल गया, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवा सेकेंड और छठा कोसेकेंड। और ये 6 के जो 6 है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये किसी एंगल पर डिफाइन होते हैं। किस पे डिफाइन होते हैं, एंगल पे डिफाइन होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको पूछा जाए यह एक समकोण त्रिभुज दे दे, ठीक है ना, और आपको मालूम है ABC है जिसका ये कोण 90 डिग्री हो गया, और एंगल हमने आपको ये दे दिया थीटा, तो इस थीटा का ही निकलता है 6 का 6, ठीक है ना। या तो इसको थीटा मान के देगा चाहे इसको देगा, मतलब जिसको एंगल आप मान लीजिएगा उसी का, मतलब ये किसी न किसी एंगल का होता है। क्या होता है एंगल का होता है। तो इस थीटा का साइन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। यानी अगर आपको पूछा जाए जो एंगल थीटा का साइन, मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे SINE हटा देते हैं, उसके जगह पर थीटा आ जाता है, मतलब साइन थीटा। तो याद रखना है इस 6 जो है सो हमेशा किसी न किसी एंगल पे परिभाषित होता है, कोण पे। जो आपका यहाँ कोण 90 वाला नहीं लेना है, क्या करना है 90 वाला, हालांकि लेने के लिए तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम अभी जनरली विशेषकर ये दोनों न्यून कोण त्रिभुज पर हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपका जो ये मिल गया थीटा, उसी पर इस 6 को या कभी ये दे देगा, ठीक है, थीटा की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हो। उसी तरह से दूसरा चलिए कोसाइन का थीटा जो होगा, मतलब इस एंगल थीटा का पूछेगा कोसाइन,
को किस चीज़ से सूचित करेंगे? तो शॉर्ट में हम लोग कॉस COSI वाला थीटा। टेंजेंट को हम लोग लिखेंगे TAN टैन, और उसके बाद ये थीटा का तो थीटा लगा देंगे। चौथा हम लोग देखें कॉट थीटा, को टेंजेंट को लिखते हैं कॉट थीटा। पांचवा हमने देखा सेकेंड, सेकेंड को हम लोग लिखते हैं सेक थीटा। और छठा हम लोग को सेकेंड, इसको हम लोग लिखते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है ना? बिल्कुल देखिए आपका हम उसका कहाँ से आया ये सब हम आपको एकदम बेसिक से आपको शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है ना? तो साइन को शॉर्ट में हम लोग साइन थीटा लिखते हैं। मतलब इसका मतलब हो गया कि एंगल थीटा की जाया, एंगल थीटा की जाया को शॉर्ट में हम लोग मतलब एंगल थीटा का साइन को शॉर्ट में हम लोग साइन थीटा लिखें। कॉस थीटा का मतलब हो गया जो थीटा का कोसाइन। टेन थीटा का मतलब हो गया कि एंगल थीटा का टेंजेंट। कॉट थीटा का मतलब हो गया एंगल थीटा का कोटेंजेंट। सेक थीटा का मतलब हो गया एंगल थीटा का सेकेंड। और कॉसेक थीटा का मतलब हो गया एंगल थीटा का कोसेकेंड। ठीक है ना? तो याद रखिएगा बड़ी बढ़िया से। कभी कभी कॉसेक को लोग ऐसे भी लिख देते हैं CSC, और उसके बाद ये थीटा लिखते हैं। तो घबराइएगा नहीं, कभी कभी लोग कॉसेक थीटा को CSC थीटा भी लिखते हैं और इसको कॉसेक थीटा पढ़ते हैं। या सोचे CSEC, सी वो छोड़ के कभी लोग ऐसे भी लिख देते हैं C और उसके बाद ये CC सेक थीटा। ठीक है ना? तो ऐसे मेनली तो यही है, याद रखिए, हटाइए इसको। ठीक है ना? तो कॉसेक थीटा हो गए। तो ये छो जो है इसका शॉर्ट रूप हो गया और पूरा नाम ए है आपका। कोई पूछेगा भाई कॉट थीटा का पूरा नाम क्या होता है? तो कहिए एंगल थीटा का कोटेंजेंट। ठीक है? कोई पूछेगा कॉसेक थीटा का पूरा क्या नाम है? तो एंगल थीटा का कोसेकेंड, इस तरह से। ठीक है? अब चलिए अब इसका डिफिनीशन पे आते हैं, मतलब साइन थीटा कहते किसको है? अब आप ही बता दीजिए ना। यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो थीटा 90 डिग्री हो गई ना आपका, तो ये तो आपको क्या हो गई? कर्ण हो गए। कहेंगे हाँ सर अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि 90 के सामने वाली क्या होती है? कर्ण होती है। कहेंगे बिल्कुल सही पढ़े। अब यहाँ जो थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। मतलब ये आपका लंब हो गया, और नीचे वो जो बच गया वो आपका आधार हो गया। हाँ, तो देखिए अब इसी लंब आधार का यहाँ रेशियो है। रेशियो का मतलब बटा दो, जैसे ए और बी का रेशियो का मतलब A बटा B। ठीक है? तो वही आपका रेशियो। यहाँ इस सब छो के छो जो है सो रेशियो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, मतलब सब बटा के रूप में होता है। तो चलिए एंगल थीटा का साइन क्या होता है, मतलब साइन थीटा क्या होती है? तो साइन थीटा का डिफिनीशन है कि इस एंगल थीटा के अनुसार जो लंब बनेगा और जो कर्ण है वो दोनों का अनुपात, यानी लंब और कर्ण का अनुपात, यानी अनुपात के क्या करते हैं? बटा कर देते हैं ना, तो लंब अब बटा में कर्ण कर दीजिए, यही ना अनुपात हो गए। तो लंब और कर्ण का अनुपात मतलब लंब बटा कर्ण, मतलब रेशियो है। रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं। तो साइन थीटा का आपका डिफिनीशन क्या है? लंब और कर्ण के अनुपात को उस एंगल थीटा का साइन थीटा कहते हैं। मतलब फॉर्मूला हो गया आपका साइन थीटा का लंब बटा कर्ण हो गया। दूसरी बात, कॉस थीटा जो है सो इसी एंगल थीटा के अनुसार जो आधार बनेगा और जो कर्ण बनेगा, उसी आधार और कर्ण का रेशियो ले लीजिए, मतलब अनुपात कर लीजिए, तो वो आपका कॉस थीटा हो जाता है। मतलब कॉस थीटा क्या होती है? आधार और बटा में कर्ण होती है। उसी तरह से टैन थीटा जो होती है लंब और आधार का रेशियो होता है, मतलब लंब और बटा में आधार। ठीक है? लंब और बटा में आधार हो गया टैन थीटा। फिर कॉट जो है तो टैन का उल्टा अपोजिट हो जाता है, रेसिप्रोकल है। कॉट जो है सो टैन का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब इसको उलट दीजिए, मतलब आधार और लंब का रेशियो होता है, मतलब आधार और बटा में लंब। उसी तरह सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, मतलब ये हो जाएगा कर्ण और बटा में आपको आधार मिल जाएगा। और कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब ये आपको मिल गया कर्ण और बटा में आपको लंब मिल गया। ठीक है ना?
तो इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए जो अभी हम पीछे लंब, आधार और कर्ण निकालने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, उसके बाद ये 6 फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। तो आप इन 6 को तो अच्छी तरह से याद करके आइए। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी 6 फार्मूला की सहायता से देखिएगा ढेर सारा फार्मूला निकाल देंगे आपको। सिर्फ आपको 6 याद करने हैं, इसके अलावे कुछ नहीं, ठीक है ना। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अब देखिएगा इसी 6 के आधार पर हम नेक्स्ट डे जो है सो सारे फार्मूला को हम डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। जितना त्रिकोणमिति का जो बेसिक फार्मूला है सब आ जाएगा इसी 6 पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल ही मिस नहीं कीजिएगा। तो यहाँ साइन थीटा क्या मिल गया, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा मिल गया आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो गया, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ही इसको मिस मत कीजिएगा, इसको आज ही याद कर लीजिए, अभी भी याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये डिफिनेशन है, ठीक है। लोग इसको ट्रिक भी देते हैं, ठीक है। ल आ ला आ ल लाल, ठीक है ना। अब बटे क आ क का, लेकिन ये सब उतना बेहतर नहीं। उतना देर जो आप ट्रिक पर उसको बना के माथा खपाइएगा उससे अच्छा है कि बेहतर क्या है, बस याद कर लीजिए। 6 ही तो आपको याद करने के लिए करें, ठीक है। विशेष कुछ तो है नहीं। क्या साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। वो भी आपको 3 ही याद कीजिएगा तो काम चल जाएगा। ये 3 याद कीजिए, चौथा ये तीसरा का उल्टा, पांचवा दूसरा का उल्टा, छठा इसका, देखिए उल्टा है, मिल रहा है ना। ये दोनों इससे, ये दोनों इससे, मतलब 3 याद कीजिएगा, अगला 3 को उलटते चले जाइए, आपका मिल जाएगा फॉर्मूला। तो है ना, बिल्कुल ही मज़ेदार चीज़ है, बिल्कुल ही अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, खूब अच्छा, खूब मज़ा आएगा पढ़ने में। आप बिल्कुल ही नहीं घबराइएगा, ठीक है ना। और आपको अगर मन में यह है जो त्रिकोणमिति या गणित से डर लगता है तो आदमी ज़रूर लेक्चर को देखिए। हाँ, उम्मीद रखिए कि आपका सारा डर दुविधाएं जो है सो समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। कोई डर मन में आपको नहीं रखना है, बिल्कुल ही आपको बेसिक से शुरू किए हैं, बिल्कुल अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल ही मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट डे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, आपको न्यू वीडियो अपडेट हो जाएगी। और लगभग डेली पर डे का हम वीडियो डालते हैं, 1-2 रोज़ मिस हो तो हो, नहीं तो जैसे मान लीजिए अगर आप ये है तो अभी मेरा कैथो चैप्टर चला हुआ है, जैसे आज त्रिकोणमिति का चले, कल है डिफ्रेंशिएशन का चलेगा, इस तरह से चैप्टर बहुत सारा चला हुआ है। लेकिन वीडियो लगभग पर डे तो डलाते हैं ना, मुश्किल से 1-2 दिन आपको मिस होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है ना। टाइमिंग अभी जनरली 6 AM का है, सुबह में 6 बजे जो है सो आपका पर डे का वीडियो आ जाता है, ठीक है ना। आप उस समय आकर के एक्टिव हो जाइए और क्लास बिल्कुल ही कीजिए, ठीक है ना। हाँ, और बहुत सारे लोग जो है सो आते हैं और फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, जो कि फ्रेंड रिक्वेस्ट में मेरा बिल्कुल ही स्पेस नहीं है, जो उसमें लिमिट होता है कि 5000 फ्रेंड ही बनते हैं, ठीक है ना। तो 5000 फ्रेंड मेरे फुल हो चुके हैं, 1-2 कम होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेज करके एक DK मैथ्स एकेडमी के नाम से फेसबुक पेज भी चल रहा है, जो मेरे जो होम पेज पे है, या मेरा चैनल खोलने फेसबुक पेज खोलिएगा तो DK मैथ्स एकेडमी के नाम से पेज भी चल रहा है, ठीक है ना। तो उस पेज में जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको, उसमें भी हम सारा ये लेक्चर को डाल देते हैं, ठीक है। वहाँ से भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और यूट्यूब पर तो आपको चल ही रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।